गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हम सब उस एक सालाना मीटिंग से गुजरे हैं ना। बॉस सामने बैठा है, हाथ में एक फॉर्म है और वो आपके पूरे साल के काम को कुछ पॉइंट्स में समेटने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी लगता है कि पूरे साल की मेहनत का फैसला सिर्फ एक इंसान के मूड या उसकी याददाश्त पर टिका है। आज हम इसी पुराने सिस्टम को एक तरह से पूरी तरह से पलटने वाले एक तरीके पर बात करेंगे। 360 डिग्री अप्रेजल। हमारे पास जो रिसर्च और आर्टिकल्स हैं उनके आधार पर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम असल में है क्या, ये काम कैसे करता है और क्या ये वाकई उतना क्रांतिकारी है जितना सुनने में लगता है। चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये 360 डिग्री का मतलब क्या है? सुनने में तो किसी ज्योमेट्री क्लास जैसा लगता है। हाँ, ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। इसे 360 डिग्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फीडबैक एक पूरे सर्कल यानी हर तरफ से आता है, ना कि सिर्फ ऊपर से यानी बॉस से। कुछ कंपनियां इसे मल्टी सोर्स फीडबैक भी कहती हैं, जो शायद इसे समझने का और भी आसान तरीका है। हर तरफ से मतलब कौन कौन शामिल होता है इसमें? देखिए, इसमें कई लोग शामिल होते हैं। सबसे पहले तो आपके तत्काल सुपरवाइजर यानी बॉस, फिर आपके सहकर्मी यानी आपके साथ काम करने वाले लोग जिन्हें हम पीयर्स कहते हैं। अगर आप मैनेजर हैं तो आपके नीचे काम करने वाली टीम यानी आपके सबऑर्डिनेट्स। और एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स है आप खुद। आप खुद? जी हाँ, इसे सेल्फ इवैल्यूएशन कहते हैं। कुछ खास रोल्स में जैसे सेल्स या कस्टमर सर्विस, इसमें आपके क्लाइंट्स या कस्टमर्स को भी शामिल किया जा सकता है। एक मिनट, आप खुद मतलब मुझे खुद को भी रेट करना होगा? ये तो थोड़ा अजीब नहीं है? ज्यादातर लोग या तो खुद को बहुत ज्यादा आंकेंगे या बहुत कम। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और इसीलिए सेल्फ इवैल्यूएशन के डेटा को अकेले नहीं देखा जाता। इसका मकसद ये देखना है कि आपके खुद के बारे में जो धारणा है वो दूसरों की आपके बारे में धारणा से कितनी मेल खाती है। ये जो गैप होता है ना, वहीं से आत्मजागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस की शुरुआत होती है। असल में इन सभी स्रोतों का मकसद ही यही है कि किसी एक व्यक्ति के पूर्वाग्रह से बचकर एक ज्यादा संतुलित और एक पूरी तस्वीर बनाई जा सके। हाँ, समझ गया जी। तो ये सिर्फ परफॉर्मेंस नापने का टूल नहीं है, ये एक तरह का आईना है जो आपको हर एंगल से दिखाता है। तो फिर इसका असली मकसद क्या है? सिर्फ ये बताना कि तुमने टारगेट पूरा किया या नहीं, या इससे कुछ और बड़ा हासिल करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, इसका मकसद सिर्फ टारगेट नापने से कहीं कहीं आगे है। हमने जो रिसर्च देखी उसमें साफ तौर पर लिखा है कि इसका प्राइमरी फोकस कर्मचारी के विकास पर होता है, मूल्यांकन पर नहीं। इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, बेशक प्रदर्शन में सुधार करना, लेकिन दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, नेतृत्व कौशल यानी लीडरशिप स्किल्स को विकसित करना। तीसरा, जैसा हमने अभी बात की, आत्मजागरूकता बढ़ाना। और चौथा, आपकी छिपी हुई ताकत और उन एरिया की पहचान करना जहां सुधार की गुंजाइश है। ये सब मिलकर आपके करियर के विकास में मदद करता है और सबसे बढ़कर टीम में एक खुले और ईमानदार कम्युनिकेशन का कल्चर बनाता है। आपने कहा कम्युनिकेशन का कल्चर,
ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्योंकि फीडबैक, खासकर जब वो नेगेटिव हो, तो रिश्तों में तनाव भी तो ला सकता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और इसी तनाव को कम करने के लिए इस सिस्टम की कुछ खास विशेषताएं हैं जो इसे सफल बनाती हैं। पहली तो यही कि ये मल्टी सोर्स है। दूसरी और सबसे जरूरी विशेषता है गोपनीयता और गुमनामी। गुमनामी? हाँ, यानी आपको ये तो पता चलेगा कि आपके सहकर्मियों ने आपके बारे में क्या कहा है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि किस सहकर्मी ने क्या कहा है। अच्छा, तो ये गुमनाम होता है। लेकिन क्या इससे लोग कुछ भी लिखने के लिए आजाद नहीं हो जाते? बिना नाम के तो कोई भी किसी की बुराई कर सकता है। ये एक रिस्क है और हम इस पर आगे जरूर बात करेंगे, लेकिन इसके पीछे का आइडिया ये है कि लोग बिना किसी डर या झिझक के अपनी सच्ची राय दे सकें। तीसरी विशेषता यह है कि इसका फोकस क्या किया से ज्यादा कैसे किया पर होता है। मतलब आपके व्यवहार और आपकी क्षमताओं पर। जैसे, क्या आप मीटिंग में दूसरों को सुनते हैं? क्या आप मुश्किल हालात में शांत रहते हैं? ये विकास उन्मुख है, सजा उन्मुख नहीं। अच्छा, इसका मकसद किसी को पकड़ना नहीं, बल्कि किसी को बेहतर बनाना है। ठीक है। तो ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो गुमनामी पर बहुत निर्भर करती है। यही बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि इतने सारे लोगों को शामिल करना, गुमनामी बनाए रखना, डेटा इकट्ठा करना, ये सब सुनने में बहुत जटिल लगता है। तो असल में कोई कंपनी से लागू कैसे करती है? जमीन पर यह प्रोसेस दिखता कैसा है? हाँ, ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है और इसे सही से लागू करना बहुत जरूरी है। इसके कुछ तय चरण होते हैं। पहला चरण है योजना और संचार। कंपनी पहले ये तय करती है कि ये प्रक्रिया क्यों की जा रही है और फिर कर्मचारियों को इसके बारे में साफ साफ बताती है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यानी सबको पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है। बिल्कुल, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। दूसरा चरण है फीडबैक देने वालों का चयन। यहाँ कर्मचारी और मैनेजर मिलकर तय करते हैं कि बॉस के अलावा कौन 3-4 सहकर्मी और कौन सी टीम मेंबर्स फीडबैक देंगे। कोशिश की जाती है कि ऐसे लोग चुने जाएं जिन्होंने आपके साथ करीब से काम किया हो। क्या मैं अपने दोस्तों को चुन सकता हूं जो मेरे बारे में अच्छा ही लिखेंगे? ये एक आम सवाल है। इसीलिए चयन प्रक्रिया में अक्सर मैनेजर या एचआर भी शामिल होता है, ताकि एक संतुलित समूह बन सके, न कि सिर्फ आपके दोस्तों का फैन क्लब। सही है। इसके बाद तीसरा चरण है डेटा इकट्ठा करना। एक ऑनलाइन प्रश्नावली या सर्वे फॉर्म सबको भेजा जाता है। इसमें कर्मचारी के स्किल्स और व्यवहार से जुड़े सवाल होते हैं, जैसे 1 से 5 के स्केल पर रेट करें, और साथ में कुछ लिखने के लिए भी जगह होती है। और ये सब गुमनाम रहता है? हाँ, यहीं पर गुमनामी का पहलू आता है। जब सारे जवाब आ जाते हैं तो एक बाहरी एजेंसी या कंपनी का सॉफ्टवेयर उन सभी जवाबों को इकट्ठा करके एक रिपोर्ट बनाता है। ये रिपोर्ट व्यक्तिगत टिप्पणियों को एक साथ मिला देती है, ताकि ये पता ना चले कि किसने क्या कहा। रिपोर्ट में सिर्फ थीम और पैटर्न दिखाए जाते हैं, जैसे औसतन आपके सहकर्मियों को लगता है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट पर आपको काम करने की जरूरत है। एक मिनट, यहां एक सवाल है। अगर ये रिपोर्ट गुमनाम होती है तो क्या ये कभी-कभी बहुत अस्पष्ट नहीं हो जाती? जैसे कुछ लोगों को लगता है कि आप मीटिंग्स में ज्यादा नहीं बोलते। अब इस फीडबैक पर कोई कर्मचारी एक्शन कैसे ले? उसे तो पता ही नहीं कि ये किस मीटिंग की बात हो रही है या कौन ऐसा सोचता है। बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर प्रक्रिया का अगला चरण सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, जो है फीडबैक और कोचिंग। वो रिपोर्ट कर्मचारी को बस थमा नहीं दी जाती। एक प्रशिक्षित कोच या मैनेजर कर्मचारी के साथ बैठकर उस रिपोर्ट पर चर्चा करता है। वो उन अस्पष्ट कमेंट्स का मतलब निकालने में मदद करता है और कर्मचारी को डिफेंसिव हुए बिना उसे समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस चर्चा का अंत एक एक्शन प्लान बनाने से होता है। एक्शन प्लान? जी, यानी कर्मचारी और मैनेजर मिलकर एक विकास योजना बनाते हैं, जिसमें कॉन्क्रीट कदम होते हैं कि अगले 3 से 6 महीनों में वो किन स्किल्स पर काम करेंगे। ठीक है, अब तक तो ये सिस्टम बहुत शानदार लग रहा है, एक बेहतर निष्पक्ष तरीका। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हमारे स्रोतों ने इसके नुकसान या उन जगहों के बारे में क्या बताया है जहां ये सिस्टम बुरी तरह से फील हो सकता है? क्योंकि मुझे डर है कि सहकर्मियों से फीडबैक लेना दोस्ती दुश्मनी के खेल में भी बदल सकता है। आपने सही चिंता जताई है। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है। फायदों की बात तो हमने की ही है, जैसे कि ये एक व्यापक मूल्यांकन देता है, किसी एक व्यक्ति के पक्षपात को कम करता है और विकास पर केंद्रित होता है। एक दिलचस्प बात जो हमारे एक स्रोत में सामने आई वो ये
कि जिन टीमों में लगातार फीडबैक का कल्चर होता है वहां गलतियां जल्दी पकड़ी जाती हैं और इनोवेशन की रफ्तार भी तेज हो जाती है। ओहो, क्योंकि लोग एक दूसरे को बचाने के बजाय एक दूसरे को बेहतर बनाने में लग जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन अब इसकी कमियों पर आते हैं। हाँ, अब इसकी चुनौतियों को देखते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है कि ये एक बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, समझिए, एक कर्मचारी के लिए 8-10 लोगों का फॉर्म भरना, फिर उस डेटा को प्रोसेस करना, रिपोर्ट बनाना, इसमें काफी समय और पैसा लगता है। हाँ, एक व्यक्ति का पक्षपात तो शायद कम हो सकता है, लेकिन क्या इससे ग्रुप थिंक या एक तरह के लोकप्रियता कॉन्टेस्ट का खतरा नहीं बढ़ जाता, जहां लोग उसे ही अच्छा रेट करते हैं जो सबके साथ अच्छा बनाकर रखता है, भले ही उसका काम औसत हो? बिल्कुल, ये इसकी दूसरी बड़ी सीमा है। अगर कंपनी का कल्चर बहुत राजनीतिक है तो लोग इसे एक दूसरे से बदला लेने या अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गुमनामी यहाँ दो धारी तलवार बन जाती है। तीसरी चुनौती है फीडबैक की क्वालिटी। अगर लोगों को ये ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि अच्छा और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैसे दिया जाता है, तो वे बहुत ही अस्पष्ट या कठोर फीडबैक दे सकते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता। और आखिर में, अगर मैनेजमेंट इस प्रक्रिया से मिले फीडबैक पर कोई एक्शन नहीं लेता तो कर्मचारी बहुत जल्दी इससे निराश हो जाते हैं और अगली बार इसे गंभीरता से नहीं लेते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, नहीं, बल्कि ये किसी कंपनी के कल्चर पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। एक अच्छे कल्चर में ये कमाल कर सकता है और एक खराब कल्चर में ये हालात और बिगाड़ सकता है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से सारांशित किया है। तो अगर हम इसे उस पारंपरिक सालाना रिव्यू के सामने रखें जिसके हम सब आदी हैं, तो मुख्य अंतर क्या है? इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क क्या है? हमारे पास जो मटेरियल है वो इन दोनों के बीच 4 मुख्य अंतर बताता है। पहला और सबसे स्पष्ट है फीडबैक का स्रोत। पारंपरिक सिस्टम में सिर्फ एक स्रोत है, आपका बॉस। 360 डिग्री में कई स्रोत होते हैं। दूसरा बड़ा अंतर है फोकस। पारंपरिक अप्रेजल का फोकस आमतौर पर नतीजों पर होता है। क्या हासिल किया गया, आपकी सेल्स कितनी थी, आपने प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा किया या नहीं। जबकि 360 डिग्री सिस्टम का फोकस व्यवहार और क्षमताओं पर होता है, उस काम को कैसे किया गया। मतलब एक व्हाट पर फोकस करता है और दूसरा हाउ पर। एग्जैक्टली। तीसरा और महत्वपूर्ण अंतर है पक्षपात का स्तर। पारंपरिक सिस्टम में एक व्यक्ति के व्यक्तिगत पसंद नापसंद का बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। 360 डिग्री में कई लोगों की राय होने की वजह से ये असर काफी हद तक संतुलित हो जाता है। हालांकि जैसा हमने चर्चा की, इसमें ग्रुप थिंक का खतरा रहता है। और चौथा अंतर है दृष्टिकोण की चौड़ाई। पारंपरिक सिस्टम आपको सिर्फ एक टॉप डाउन व्यू देता है, बॉस आपको ऊपर से देख रहा है। 360 डिग्री सिस्टम आपको हर तरफ से देखता है, ऊपर से, बराबर से, नीचे से और अंदर से भी। ये एक होलिस्टिक यानी समग्र तस्वीर पेश करता है। तो ये सिर्फ एक मामूली बदलाव नहीं है, ये प्रदर्शन को देखने के नजरिए में एक बुनियादी बदलाव है। तो आज के दौर में जहां कंपनियां इतनी तेजी से बदल रही हैं, टीम वर्क और सहयोग पर इतना जोर है, वहां इस सिस्टम का क्या महत्व है? कंपनी ऐसे क्यों अपना रही हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आज के आधुनिक संगठन इस प्रणाली का उपयोग सिर्फ साल के अंत में होने वाले मूल्यांकन के लिए नहीं कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल ज्यादा रणनीतिक वजहों से हो रहा है। एक आर्टिकल जो हमने पढ़ा उसमें बताया गया है कि कंपनियां इसे लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट वो कैसे? देखिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी टीम और आपके साथी आपके बारे में क्या सोचते हैं। 360 डिग्री फीडबैक उभरते हुए लीडर्स को वो सच्चाई दिखाता है जो शायद कोई सीधे उनके मुंह पर नहीं बोलेगा। ये उन्हें बताता है कि एक लीडर के तौर पर उनकी ताकत क्या है और उन्हें कहाँ सुधार करना है। अच्छा, इसका उपयोग उत्तराधिकार योजना यानी सक्सेशन प्लानिंग में भी किया जा रहा है, यानी भविष्य के लीडर्स की पहचान करने और उन्हें तैयार करने में। और कंपनी के कल्चर पे इसका क्या असर पड़ता है? इसका कल्चर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जब कंपनी में फीडबैक का खुला और नियमित आदान प्रदान होता है तो इससे विश्वास और पारदर्शिता का माहौल बनता है। ये एक सिग्नल देता है कि कंपनी अपने कर्मचारियों के विकास को लेकर गंभीर है। ये सिर्फ गलतियां ढूंढने में दिलचस्पी नहीं रखती, बल्कि उन्हें बेहतर बनाने में निवेश करना चाहती है। तो आज की हमारी बातचीत से ये तो बिल्कुल साफ है कि 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम सिर्फ एक फॉर्म भरने की प्रक्रिया नहीं है। हमने इसकी परिभाषा से शुरुआत की,
ये समझा कि कैसे इसमें फीडबैक हर दिशा से आता है। हमने इसके उद्देश्यों को देखा, जो सिर्फ मूल्यांकन से आगे बढ़कर व्यक्तिगत विकास और सेल्फ अवेयरनेस पर टिके हैं। हमने इसकी जटिल प्रक्रिया को समझा और इसके फायदों, जैसे पक्षपात में कमी, के साथ साथ इसकी चुनौतियों, जैसे कि ये एक लोकप्रियता कॉन्टेस्ट में बदल सकता है, पर भी खुलकर बात की। और आखिर में हमने ये भी देखा कि ये पारंपरिक सिस्टम से कितना अलग है और आज के दौर में लीडरशिप तैयार करने के लिए क्यों इतना जरूरी हो गया है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल दिमाग में आता है और ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। चूंकि ये सिस्टम सहकर्मियों के ईमानदार फीडबैक पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, तो सोचे कि अगर किसी कंपनी में ये सिस्टम फेल हो जाता है तो ये उस कंपनी के कल्चर के बारे में क्या बताता है। क्या ये सिर्फ मूल्यांकन सिस्टम की एक नाकामी है, या फिर ये टीम के भीतर विश्वास, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और आपसी रिश्तों में किसी गहरी समस्या का एक लक्षण है।